सर वफाकी आईनी अदालत ओथ्स भी हो चुके हैं, अबाउट 7 जजेस के काम जो है वो भी हेयरिंग्स भी ऑफिशियली स्टार्ट हो गई, काम शुरू कर दिया बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने। सर सबसे पहले तो यही जो सवाल मैंने इब्तिदाइया में उठाया कि सर आपके ख्याल में क्या मयार है जिसके तहत इन लोगों को तैनात किया गया है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो सीनियरिटी में उन जजेस से नीचे हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट बेंचेस के अंदर या डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, तो क्या स्टैंडर्ड आपके ख्याल में फॉलो किया गया है? जी बहुत शुक्रिया जी। आपके इब्तिदाइये में ही एक आपने सवाल उठाया है और मेरा ख्याल है वो सबसे पर्टिनेंट ये है कि जो आईनी बेंच था उसमें जो जजेस काम कर रहे थे उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन है कि उस बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दर्जा क्यों नहीं दिया गया और उन जजेस को आपने एलिवेट नहीं किया उसमें। दो मैं इस आईनी कोर्ट को मैं अपोज करता हूं, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है और इसमें बहुत सारे जवाब इसी में ही छुपे हुए हैं कि आप जो अदालत बना रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी अ डंपिंग प्लेस। देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए आपने ये अदालत बनानी है, तो आपने किसी का सीवी देखा है जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन पे अब तक कितनी जजमेंट्स दी हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी होगी इस बेंच की कि वो सारे केसेस वो डिसाइड करेंगे, और जो जजेस सुप्रीम कोर्ट से जिनको नहीं लिया गया है और उन्होंने 1 साल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में काम भी किया है तो उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है दैट लैक्स, और इसी में इसके जो मैं तो बड़ा खुल के कहता हूं कि ये एक मेलाफाइडी अमेंडमेंट है। आपने चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप इसको लेके आए हैं। अच्छा सर, जब आप ये कहते हैं ना कि मेलाफाइडी है, आपने जो एक आपने कहा मैंने पर्टिनेंट सवाल उठाया था इब्तिदाई में, आपने उसके जवाब में भी एक बड़ा ही पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन सर उससे आगे बढ़ते हुए हुकूमती कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कोई ये तो बताए कि डीमेरिट क्या है इस तरमीम का। डीमेरिट कोई नहीं बताता व्हेन इट कम्स टू द जुडिशरी। तो सर आप कह रहे हैं कि आप अपोज करते हैं, आप क्यों अपोज करते हैं? जी देखें, मैं इसलिए अपोज करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो एक उसको अब हमारे कितनी तकरीबन हाफ सेंचुरी हो गई है कि एक अदारा था, उसमें उसने जजमेंट्स दी हैं, उसमें एक ट्रेनिंग होती है और उसके जो सीनियर जजेस हैं वो एक ट्रेनिंग के बाद यहाँ तक पहुंचते हैं और उनमें स्पेशलिटी क्रिएट करके आप कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस के लिए एक बेंच बनाएं। जो मैं अदलिया को मैं डिफेंड नहीं करता, इससे पहले भी सिलेक्शन करके आपने कुछ जजेस को अपनी मर्जी के बैठाते थे और जहां से ये काम खराब हुआ है और फिर आप अपनी मर्जी के जो फैसले हैं वो इम्पोज करते थे। लेट मी से इट वेरी फ्रैंकली, लेकिन उसका इलाज ये नहीं था कि आप बिल्कुल ही उस अदालत को जिसकी 50 ईयर से ज्यादा की हिस्ट्री है उसको आप बिल्कुल खत्म कर दें और आप बिल्कुल एक नई अदालत उसके सर पे बिठा दें। अच्छा सर, ये इस पॉइंट पर भी मैं आती हूँ जो आपने कहा ना कि खत्म कर दें। जरा मुझे इजाजत देंगे मैं हारिस अजमत साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, क्योंकि 2-3 आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है। हारिस अजमत साहब, बड़ी कंट्रोवर्सी है 27वीं आईनी तरमीम को लेकर और खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कयाम है, फिर उसमें जिस तरीके से अभी जजेस की तैनाती हुई है उसको लेकर ये जो बात अभी जस्टिस साहब करें, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर डिस्कशन कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन थी उन लोगों की जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर 1 साल से काम कर रहे थे, उन्हीं को क्यों नहीं एलिवेट कर दिया गया? एलिवेशन ही है ये इस वक्त तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो भी स्ट्रक्चर हमें बताया जा रहा है, ये जो जिस तरह के लोग लाए गए हैं, इनको जिस तरीके से पिक एंड चूज किया गया है, इसके पीछे अगर नहीं भी है ना सर, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन में मेलाफाइडी इंटेंट पे बात हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, शाहिद साहब को भी मेरा सलाम दीजिएगा। मेरे लिए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट के थे वो शाहिद जमील साहब थे। इनसे डिसएग्री करना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं इनसे एग्रीमेंट से बात शुरू करता हूँ कि जज साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि जो पहले भी सिस्टम था उन्होंने कहा वो परफेक्ट नहीं था। जो लोग लाए जाते थे, जो आते थे, एलिवेशंस होती थी, हर चीज मेरिटोरियस नहीं थी। तो एक डिसएग्रीमेंट है तकरीबन तमाम प्रैक्टिशनर्स या पाकिस्तानियों में कि जो हमारा एग्जिस्टिंग लीगल निज़ाम है वो आम आदमी को इंसाफ देने में फेल हो चुका हुआ है। इस वजह से सिस्टम के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए। रिफॉर्म, जब भी कोई रिफॉर्म लाया जाता है तो इनिशियली उस पर तनकीद होती है क्योंकि लोग यूज टू होते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम से, तो इसलिए एक डिफरेंट निज़ाम आता है। इनिशियली लोगों को अजीब लगता है, बाद में लोग समझते हैं कि ये निज़ाम ठीक था। अब देखें जी, 27वीं तरमीम ने ला के क्या किया है,
उन्होंने सिर्फ एक चीज की है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमे हैं वो एक अलहदा अदालत सुनेगी, और जो बकाया 80-90% ऑफ द केसेस हैं जिसमें सिविल अपील्स हैं, क्रिमिनल अपील्स हैं, टैक्स केसेस हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। आज जो पहला केस आईनी अदालत के अंदर लगा था वो 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। अगर पुराना निजाम रहता तो एक केस जो 8 साल से पेंडिंग है शायद वो आज भी ना लगता। तो मेरा ख्याल है सिस्टम को अभी आज पहला दिन था, हमें सिस्टम को टेस्ट करना चाहिए। हैंड पिक जजेस के साथ एक कोर्ट अलग से बनाई गई है। ये भी एक गलत बात है। हैंड पिक जजेस नहीं है, जो मेजॉरिटी जजेस जो अपॉइंट हुए हैं दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैं, ही इज ऑल्सो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा जो आइन है वो इजाजत देती है कि कोई भी वकील जिसकी 15 साल से ज्यादा प्रैक्टिस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट और स्ट्रिंजेंट कर दी है। उन्होंने कहा 15 नहीं 20 साल की उसकी वकालत होनी चाहिए, एंड ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए बात ये है कि आप जो प्रोसेस था जजेस अपॉइंटमेंट का वो कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं था। 26वीं तरमीम ने एटलीस्ट उस प्रोसेस के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आई। आज भी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर जो जुडिशियल कमीशन बैठती है दैट इज मैन्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द जजेस। अच्छा चले मैं जरा बिल्कुल ठीक है, मैं जरा शामिल कर लूं। पाशा साहब को भी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना सर, दिस माइट बी ट्रू। जब इसके बाद रोटेशंस होंगी या फर्दर अपॉइंटमेंट्स होंगी, लोग रिटायर होंगे इस बेंच से, लेकिन एज ऑफ नाउ तो हैंड पिकिंग ही है। सर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पाशा साहब का भी कमेंट ले लूं कि सर आप इत्तेफाक मुझसे करेंगे या हारिस साहब से करेंगे कि नहीं है हैंड पिकिंग, क्योंकि इस वक्त तो सर तासुर यही जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हैंड पिक करके कुछ लोगों को जाहिर है इन कंसल्टेशन किया है लेकिन लोग लगा दिए हैं। अब उसके अंदर कुछ लोगों का नाम इस तरह का आ रहा है जिनकी कोई पुरानी इंक्लिनेशंस और एफिलिएशंस भी आ रही हैं। आप अगर बात कर लें जो जस्टिस के आगा हैं उनकी बात करें, जस्टिस अरशद हुसैन शाह तो सर केयर टेकर सेटअप के अंदर ओहदे के ऊपर भी रहे, उनके ऊपर तो बड़े सारे और भी मामला और कॉन्ट्रोवर्सीज उनके साथ एसोसिएट की जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के लोगों को लगाना फिर उसके बाद एक रोल होना प्राइम मिनिस्टर का इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल कर रहा है इस पूरे मामले को? देखें, हैंड पिक वाली बात तो मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है। सबसे पहले आप लें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनाए गए अमीनुद्दीन खान साहब, इनकी जरा प्रोफाइल देख लें कि उन्होंने कब लाहौर हाई कोर्ट में एज जज ज्वाइन किया, फिर वो किस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए और अब किस वक्त वो बने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड और फिर अब चीफ जस्टिस। तो एक 14-15 साल का एक अरसा हायर कोर्ट्स में उनका तजर्बे का रहा है और सिविल साइड पे बहुत अच्छे जज माना जाते थे, वकील बहुत अच्छे थे। अब आ जाते हैं बाकी जस्टिस अली बाकर नकवी साहब, सैयद हसन नजर रिजवी साहब। अब इन दो जजेस का आप देख लें कि वो भी हाई कोर्ट्स में उन्होंने 10-10, 12-12 साल काम किया और सुप्रीम कोर्ट में के जज के तौर पे अभी काम कर रहे थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं तरमीम के तहत बना था उसमें भी वो काम कर रहे थे। तो ऐसा कौन सा इन पे ये बात की जा सकती है कि जो वो जजेस हैं जो कि मरीज से तो नहीं लाया गया। लेकिन सर एक नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स भी होता है ना। अभी आपकी ज्वाइन करने से पहले जैसे शाहिद जमील साहब जो बात कर रहे थे कि 1 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रहा था कोर्ट में, उन लोगों की क्या डिस्क्वालिफिकेशन थी कि वो इस कोर्ट में नहीं आ सकते थे? अच्छा, मैंने नहीं सुना जस्टिस शाहिद जमील साहब को, भाइयां हमारे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। कोई डिस्क्वालिफिकेशन आई थिंक नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ये था कि 27वीं तरमीम में जो सनसेट क्लॉज दे दी गई, जो वंस एंड लास्ट इस्तेमाल होनी थी, वो थी ये कि चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जो 6 जजेस इन्होंने रखने थे इब्तदाई मरहले पे, तो उसमें एक जज जो है वो तमाम सूबों से रखना था, एक इस्लामाबाद से रखना था और ये तय पाया था कि ये करेंगे। उसके बाद अब जो जजेस भी तैनाती होनी है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको करेगा। तो ये वही किए गए जो पहले से जजेस। अब के आगा साहब जो हैं वो वहां पे सिंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था उसके हेड थे, उनको लाया गया। अब एक अरशद शाह साहब को, वो मेरा ख्याल है गालिबन वो रहे हैं पाकिस्तान। जी। अब उनके हवाले से अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन उनको जो लाया गया वो
वकालत के कोटे से लाया गया है। और ये 27वीं तरमीम, एक मिनट जी, जो बात मैं पूरी बात सुन लें मेरी, मुझे एक लम्हा दे दें जी जी। वो 27वीं तरमीम के तहत वकालत का कोटा नहीं था, बल्कि जो ओरिजिनल आइन था उसमें ये प्रोविजन 15 साल प्रैक्टिस वाले वकील की थी कि उसको एज जज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली लाया जा सकता है। तो ऐसी कई मिसालें इससे पहले भी मौजूद हैं कि कई रिटायर्ड जजेस को जो हाई कोर्ट से रिटायर्ड हुए और वो घर चले गए, तो फिर उनको इसी प्रोविजन के तहत वकील वाले उस कोटे में इनको जो है वो जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का।